नमस्ते, मैं वैदिक सुप्रभात का एक सक्रिय सदस्य हूँ। मैंने पिछले दिन उत्तम भैया जी का एक वीडियो देखा जो मनुस्मृति पर आधारित है और ये बताया गया है कि उसमें जो मनुस्मृति है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। आखिर ये जातिगत व्यवस्था कैसे आई और इसमें भिन्नता कैसे आई? पिछले दिनों हमारी चर्चा हुई थी। सवाल आपका बहुत अच्छा है और ये विचारणीय विषय भी है कि मनुस्मृति तो वर्ण व्यवस्था की बात करता है, जातिगत व्यवस्था की वो बात करता नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में जो जातिगत भेदभाव है या जातिगत भेदभाव उत्पन्न हुए हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो एक तो मैं कारण उसी दिन बताया था कि ये संविधान में प्रावधान जो है आया कि आप जनरल हैं, फिर कोई ओबीसी है, कोई ईबीसी है, कोई एससी है, एसटी है, एक तो संविधान ने फिक्स कर दिया। जी। मतलब मैं अगर पंडित हूँ तो हूँ, मेरा आचरण व्यवहार स्वभाव चाहे जैसा भी हो, मैं पंडित हूँ, सरकार ने ये कह दिया तो कह दिया। और आप एससी हैं या एसटी हैं, है तो हैं, ये परिवर्तित नहीं होने वाला। हाँ, आप शादी करने इधर उधर फिर उसके जाति को स्वीकार कर ले तो ये अलग मुद्दा है। एक तो संविधान ने फिक्स कर दिया, एक कारण ये रहा। और दूसरा सबसे मूल कारण और सूक्ष्म कारण है जो हमें समझना चाहिए। प्राचीन जो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक प्रक्रिया था जो बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छा था। जातिगत भेदभाव जिसके कारण से उत्पन्न नहीं होते थे और वो परंपरा टूट गई, वो खत्म हो गया। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ये सारी चीजें नहीं है। था क्या वो था आत्मनिरीक्षण। क्या था वो? आत्मनिरीक्षण। मतलब गुरुकुल में विद्यार्थी गया और विद्यार्थी का उम्र है 5 वर्ष, तो प्रतिदिन शाम को आचार्य जी आसनी पर बैठे हैं और सारे विद्यार्थी सामने बैठे हैं। ठीक है जी? अब सभी विद्यार्थी से पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ, आप आज दिन भर में आपने कितना काम किया और वो कौन कौन सा काम किया, कौन कौन से काम ठीक थे, कौन कौन से काम ठीक नहीं थे। मतलब दिन भर में आपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है ना, और वचन वाणी के रूप से बोल करके, तो ये व्यवस्था बनाई गई थी आत्मनिरीक्षण का। आचार्य जी के सामने सारे विद्यार्थी बैठे हैं और सभी विद्यार्थी अपने दिन भर की जो निचोड़ है उसको बता रहे हैं कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये सही किया, मेरी ये गलतियां हुई। और वो कर्म से, वचन से, मन से, इस तरह से सारी गलतियां आचार्य के सामने बोल रहे हैं। और सभी गलतियों को सुनने के बाद आचार्य खुद बता रहे हैं मैंने आज कौन कौन सी गलती की, मैंने क्या कटु बोल दिया, क्या सत्य बोला, क्या असत्य बोला, मैंने शरीर से क्या गलत किया, क्या सही किया। ठीक है ना? और मन में किसी के प्रति मैंने क्या गलत सोचा और क्या सही सोचा। अब 5 वर्ष का विद्यार्थी 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहा और इन 20 वर्षों में प्रतिदिन का उसका रूटीन है अपने आप की गलतियों को देखना, अपने आप का निरीक्षण करना। और इस निरीक्षण में उसको खुद बोध हो रहा है कि मैं कितना लायक हूं, मैं कितना योग्य हूं, मेरी अपनी वर्तमान स्थिति क्या है, हर दृष्टिकोण से, मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक। और ये जब दृष्टि उसके अंदर बन जाती है ना, तो वो अपना आत्मनिरीक्षण करने के बाद दूसरे के विषय में विचार करता है कि वो कितना ठीक है, कितना गलत है। ठीक है ना? तो ये बच्चे को सिखाया जाता था गुरुकुलों में, आत्मनिरीक्षण की बात उसको बताई जाती थी। इस आत्मनिरीक्षण के कारण हर विद्यार्थी खुद का आकलन करता था। आज आकलन कैसे होता है? आप कितना योग्य है ये आप नहीं बताते, सामने वाला व्यक्ति बताता है कि आप कितना योग्य है। अच्छा ये कभी बताइए, आप लोग संभव है कि मेरे विषय में सामने वाला बताए? नहीं, हम तो खुद अपने अंदर का अपना हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हम कितना योग्य हैं। हम तो जानते हैं क्या है,
उस 5 वर्ष के विद्यार्थी को 20 वर्ष तक यही सिखाया गया कि तुम अपना आकलन नहीं, अपना आकलन ठीक ठीक से करो, तब तुम किसी सभा में जाकर के सही जगह चुन के बैठोगे, ताकि बाद में लोग तुमको उठाएंगे नहीं। ये आत्म आकलन की जो प्रक्रिया थी ना, जो गुरुकुल में सिखाई जाती थी, ये खत्म हो गया है। अब हम अपना आत्मनिरीक्षण खुद से नहीं करते, अब हम सामने वाला करता है। आज सामने वाला जानते हैं, केवल आपके लिखित चीजों को देख करके कर देता है। अब वो लिखित कहां से आया, कैसे आया, कोई मतलब नहीं है। और वर्तमान सरकार ने फिक्स कर दिया कि आप ये हो, आप इसी योग्यता लायक हैं जी। तो ये आत्म आकलन जो है ना, समाज में खत्म हो गया। अब बताइए, अगर मान लीजिए 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक लगातार वो प्रतिदिन अपने हर गलतियों का एक बार 5 मिनट 10 मिनट विचार करता है रात में, और फिर संकल्प करता है कि कल से मैं ये गलती नहीं करूंगा। सबके सामने का पता है व्यवस्था क्या था? आचार्य जी बैठे हैं, विद्यार्थी खड़ा होता है, सामने आता है और सामने आके सभी विद्यार्थियों से कहता है कि आज दिन भर में मैंने 5 बार झूठ बोला, आज मैंने अपने मन में आचार्य जी के प्रति इस तरह की बुरी भावना रखी। निष्पक्ष भाव से सारी सब कुछ बोलता है, अब फिर जाके अपनी जगह बैठ जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह सारे विद्यार्थी अपने जो आचार्य उनसे करता है। फिर आचार्य जो है वो खड़े होकर लास्ट में फिर कहते हैं कि बच्चों आप सभी संकल्प करो कि इस तरह की गलती फिर कल हम नहीं करेंगे, ठीक है। और आचार्य खुद कहते हैं कि मैंने आज इस विद्यार्थी के विषय में ये सोच लिया था, वो सोच लिया था, मैं भी संकल्प करता हूं कि मैं भी ये त्रुटि नहीं करूंगा। ये आकलन था, और ये आज की शिक्षा व्यवस्था में आज है ही नहीं है जी। ये बिल्कुल, अगर ये हो पता है तो ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको याद है अभी भी आप ट्यूशन में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उस कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में रहता है कि नहीं, उस कुर्सी पर बैठने के लायक मैं तो नहीं हूं। एक कुर्सी खाली है और 4 आदमी खड़ा है, लेकिन कोई भी जाके बैठता नहीं है उस पर, है ना जी। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्योंकि आप खुद में यह देखते हैं कि मैं उस कुर्सी के लायक नहीं हूं। और पता है, ये आकलन खत्म हो गया है समाज में, और इस आकलन की कोई व्यवस्था नहीं है। होना तो ये चाहिए कि पूरे पढ़ाई के बाद विद्यार्थी को पूरी छूट दी जाए कि तुम अपना रिजल्ट खुद बनाओ। और उसको पता है, एक बार नहीं, आपने उसको 20 वर्ष तक कहा, अंतिम में पता है विद्यार्थी स्कूल से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं निकलेगा, पैसा कमाने वाला नहीं निकलेगा, वास्तव में विद्यार्थी ही निकलेगा पढ़ के योग्य बन करके, समझे ना। तो ये जातिगत भेदभाव का मूल कारण आत्म आकलन जो है ना, आत्मनिरीक्षण, ये शिक्षा व्यवस्था से हटा दिया गया, शिक्षा व्यवस्था से दूर कर दिया गया। अगर ये होता ना तो बहुत सारे लोग खुद कहते हैं ना, शिक्षक बनने के लायक तो मैं नहीं हूं, बाकी और कुछ मैं बन सकता हूं, लेकिन शिक्षक बनने के लायक तो मैं नहीं हूं, है कि नहीं जी? सही बात। ये मूल कारण है। आपने तो हमें भेदभाव बता दिया कि कैसे भेदभाव हुआ, तो फिर ये जातियां कैसे आई? हाँ, ये जो है ना, ये जो है, जैसे मान लीजिए कि स्वर्णकार है, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि प्रजापति है, ठीक है, उसके बाद कुम्हार है, प्रजापति है, स्वर्णकार है, हाँ, तो ये अलग अलग जो लोहार है, ठीक है, अलग अलग ये बनी है। हाँ, तो इसमें ये हुआ है, ये बना कैसे? ये जातिगत व्यवस्था नहीं है, जाति शब्द तो रूढ़िवादी हो गया है। जाति उसको कहते हैं जिसमें आपस में मिल करके संतान उत्पन्न कर सके, वो एक जाति का होता है। वो सब क्या होते हैं? एक जाति का। तो मनुष्य की एक जाति है, उसमें 2 है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था कि ये छोटे अलग अलग जातियां हैं, ऐसा नहीं है, ये तो मनुष्य एक जाति है। हाँ, ये जो है लोहार है, सोनार है, ठीक है, प्रजापति है, ये जितने हैं ना, ये कर्मणा व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है। कर्म व्यवस्था मतलब है आप सोना का काम करते हैं तो आप स्वर्णकार हैं। तो वो तो आज के डेट में नहीं है। वो तो वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति में था, तो वो तो अभी नहीं है। तभी तो सरकार ने कह दिया ना, हम अपने में जातिगत लगते हैं। नहीं, बता रहे हैं। ये जानते हैं क्या था? सरकारों ने क्या किया? आपके कर्म को ही छीन लिया। जी जी।
और वो जैसे कर्म है ना, अब IIT चला गया, IIT से सीख के आइए, आपको डिग्री मिल जाएगा, कंपनी में जाइएगा और तब वो काम कीजिएगा। अब फैक्ट्री में गए हैं, लोहा संबंधी काम कर रहे हैं, तो आप लोग नौकरी पकड़ने गए हैं वहां। अब पहले क्या था ना, पहले भारत की जितनी भी ये व्यवस्था बनी है, उसे मिट्टी से संबंधित जितना काम है प्रजापति कर रहा है, ठीक है ना। तो मिट्टी का गुण, ये सारा काम उसको पता है। तो वो एक समुदाय है जो मिट्टी संबंधी काम जानता है। जैसे लोहार है, वो एक समुदाय है जो लोहा संबंधी काम जानता है। तो लोहार है तो लोहार एक जाति नहीं है। सोनार है तो सोना का काम करना कर्म है, तो जाति थोड़ा है ये। हाँ, वो नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये तो रोजगार सिस्टम है, एक व्यापार सिस्टम है, रोजगार सिस्टम है। वह व्यक्ति उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान जानता है, संपूर्ण ज्ञान उसके पास है कि नहीं। तो ये कर्म फल माने कर्म व्यवस्था है, ये रोजगार व्यवस्था बटा हुआ। हाँ, कर्मों पर ये आधारित है। आप सोना का काम छोड़ करके लोहा का करना शुरू कर दिए, तब लोहार हो गए, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, कई चीजें रूढ़िवादी हो जाती है, तो ये रूढ़िगत मतलब हो गया है, ठीक है ना। और मान लीजिए कोई धोबी है तो कपड़ा साफ करना जानता है, ठीक है ना। तो आज तो सरफ आया है, आज सरफ से वो कपड़ा साफ कर लेता है, लेकिन बहुत पहले सरफ तो नहीं था, लेकिन कपड़ा साफ करना है, कपड़ा साफ करना है, तो ये कपड़ा किस चीज से साफ होगा? उल्ली है, ये किससे साफ होगा? रेशमी है, किससे साफ होगा? किससे करेंगे तो कपड़ा खराब भी नहीं होगा, पानी भी ज्यादा प्रदूषित नहीं होगा, कम पानी में साफ हो जाएगा। तो वो धोबी को पता है। तो ये सारी कर्म व्यवस्था है, कर्म फल व्यवस्था है कि मतलब आप ये कर्म कीजिएगा तो अमुक समुदाय के आप हैं। ये जाति इसको नहीं कहते, जाति शब्द यहाँ रूढ़िवादी हो गया है। फिर उस कर्म व्यवस्था को जाति में क्यों कर दिया? ये रूढ़िवादी वो नहीं कर रहे हैं, ये रूढ़ी अभी तो संविधान ने आपका कर दिया, वर्तमान संविधान आपको कह दिया कि आप जो है इस समुदाय के हैं तो हैं। आपने वो कर्म करना छोड़ दिया, आप दूसरा कर्म करते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप उसी में हैं। हाँ। होना क्या चाहिए था, देश की आजादी हुई, देश की आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि आप अपना नाम लिखिए अर्जुन, आप अपना नाम लिखिए विजय, अंत में कास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अपना हिंदू लिखा कि मैं हिंदू धर्म का हूं और मेरा नाम ये है, लास्ट में आपने नहीं लगाया कुछ लोहार सोनार सब कुछ नहीं लगाया। आप अपने दैनिक जीवन में नाम में लिखते हैं फलना लोहार फलना ये वो लिखते हैं, सारा फुराब लिखते हैं, ठीक है ना। तो संविधान तो दिए, संविधान में रखा है ना, आप अपने नाम में लिखिए, लेकिन जब सर्टिफिकेट कहीं कोई काम करना है कागजी, तो उसमें आपका केवल अपना नाम। तब जानते हैं क्या होता, तब बाजार में आप जाते, आप कहते हैं कि फलना तिवारी, तो पूछता है काम क्या करते हैं आप, तो आप कहते हैं जी हम ट्रैक्टर चलाते हैं या हम ड्राइवरी करते हैं। तो कहता है हम चौधरी हैं, हम तो ठाकुर हैं। तो कहते आप क्या करते हैं, तब मछली बेचते हैं, है कि नहीं। तब कहते तो वो नहीं मानता, तो पूछता कि कोई कहता कि जी मैं फलना राय हूं, क्या करते हैं, तो जी पूजा पाठ कराते हैं, तब तो पंडित है ना। फिर तब लोग कर्म से पहचानते हैं। हाँ, लेकिन वो व्यवस्था तो अभी नहीं है ना। हाँ, तो ये संविधान ने किया है ना, इस संविधान ने तो कर दिया। अगर वो चीजें होता 20-25 वर्षों में ये हो जाता है, जो कर्म करते हैं लोग उसी से पहचानते हैं उसको, तो कर्म ही आपकी पहचान बनती। लेकिन आज कर्म पहचान नहीं बना है, आपके नाम के पीछे जो लगा है वो आपका पहचान बनता। तब कोई कहता मैं पंडित हूं और मांस खाता, तो आपको शक हो जाता है नहीं ये पंडित नहीं है, ये कह रहा है पंडित है लेकिन पंडित नहीं है। तब उसे पंडित होने के लिए साबित करना पड़ता, वो पंडित का कर्म देना पड़ता है उसको, तब लोग कहते हैं हाँ ये पंडित है। कोई भी पंडित कह देता अपने आप को, है कि नहीं। लेकिन आज ये सिस्टम ये आया है, जो संविधान से सिस्टम निकल के आया है कि आप जनरल है, आप ओबीसी है, आप एससी है, एसटी है, ये संविधान से आया है, शास्त्रों से नहीं आया। शास्त्रों में ऐसा है कि बहुत प्राचीन समय में ये हुआ ना, बहुत प्राचीन नहीं मतलब कुछ साल पहले हुआ ये कि कोई व्यक्ति है वो 3 वेदों को पढ़ता है। अब 3 वेद को पढ़ना वो जानता है, ठीक है ना, 3 वेदों को रट लिया है, याद कर लिया। उसके बेटा जो हुआ वो भी उसने भी 3 वेद को रटा, उसका बेटा उसका पिछले कई पीढ़ी से वो 3 वेद को याद करते आ गए, तो उनको कहा त्रिवेदी कहा। अब वो त्रिवेदी है ना शब्द चलता गया, तो बाद में तिवारी शब्द बन गया। बाद में क्या हुआ, उसके कर्म रहे नहीं, लेकिन फिर भी उसको शब्द वही रह गया। अब बाद में सरकार ने फिक्स कर दिया उसके शब्दों को। तो गलती किसकी है, गलती वर्तमान व्यवस्था की है, प्राचीन गलतियां नहीं है। अगर वर्तमान व्यवस्था में सुधार हुआ होता तो ये चीजें नहीं होती। ठीक है, समझ लिया। हाँ ठीक है, नमस्ते।